आज हम लोग देखते हैं अधिकार। अधिकार की चर्चा आप हर जगह करते हैं। यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी कलम है, यह मेरा ज़मीन है, मेरा घर है, मेरा जानवर है, मेरा गाय भैंस है, मेरा साइकिल है मेरी। तो इस तरह की बातें सामान्य दिनों में आप देखते रहते हैं और आप उसी चीज़ों पर अधिकार जताते हैं जो लगता है कि वह आपका है, और यदि लगता है आपको कि वो आपका नहीं है तो फिर आप उस पर अपना अधिकार नहीं जताते हैं। तो यहाँ पर अधिकार की चर्चा अक्सर होती रहती है, और यदि लोकतांत्रिक देश है तो यहाँ तमाम तरह के अधिकार होते हैं, बहुत तरह के अधिकार होते हैं। लोकतांत्रिक देश नहीं है तो बहुत से अधिकार मत छीन लिए जाते हैं। एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते आपको लगता होगा कि हमें वोट देने का अधिकार है, वोट देकर हम सरकार बदल सकते हैं, किसी को जिता सकते हैं, किसी को हरा सकते हैं, या राजनीतिक पार्टी बनाने का अधिकार होता है, चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। इस तरह के अधिकारों की बात आप सुनते होंगे, और दिन प्रतिदिन दिनों दिन नए नए अधिकार की मांग लोग करते हैं। यह अधिकार का दायरा काफ़ी व्यापक होते जा रहा है, और आप देखते हैं कि आज पहले रोटी कपड़ा मकान जैसे लगता था लोगों की बुनियादी आवश्यकता है, लेकिन आज उतना भर ही सीमित नहीं है। आज लोग जीवन के अधिकार की मांग करते हैं, और इस जीवन के अधिकार का दायरा इतना व्यापक है कि हमें शुद्ध वायु चाहिए, सूचना का अधिकार चाहिए जो पहले नहीं था। सरकार क्या काम करती है, किस योजना में कितना पैसा खर्च हुआ, तो इन सब का अधिकार आपको है। आज सूचना मांग सकते हैं आप सरकार से, संस्था से। और यह अधिकार पानी पीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, तरह तरह के अधिकार आज आप जताते हैं, और राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन से जुड़े अधिकारों के भी दावा लोग निरंतर करते रहते हैं। वहीं अगर हम व्यक्तिगत क्षेत्र में देखें या सामाजिक क्षेत्र में, हर जगह आपको ये अधिकार की बातें मिलती है, जैसे कि हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, आर्ट्स पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, या हम कौन सा करियर चुनें, कौन सा रोजगार करेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, प्राइवेट नौकरी करेंगे, हम अपना दुकान खोलेंगे, हम अपना उद्योग स्थापित करेंगे, जो करेंगे ये मेरा अधिकार है। तो इस तरह की बातें आज व्यक्तिगत तौर पर लोग समझते हैं। वहीं घूमने का अधिकार, हम जहाँ मरे वहाँ जाएंगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपने विचारों को प्रकट करने की अधिकार है, और यह समझ लें कि यह अधिकार समस्त लोगों को प्राप्त है, न केवल वयस्क लोगों को बल्कि बच्चों को भी, यहाँ तक कि जो बच्चे इस दुनिया में भी नहीं आए हैं, आने वाले हैं, उनके लिए भी अधिकार की मांग की जाती है, और उनका भी अधिकार है। आप उनको भी नहीं मार सकते हैं जो इस दुनिया में नहीं आए, उनको भी स्वस्थ रहने का अधिकार है। और मनुष्य के साथ साथ जीव जंतु, तमाम प्रकार के जो हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, सबों के अधिकार का दावा किया जाता रहा है कि कोई पशु है तो ऐसा नहीं है कि आप उसे हत्या कर देंगे, उसके मारेंगे उसको। तो इस तरह की बातें होती है, और इस अधिकार का विश्लेषण लोग अपने अपने तरीके से करते रहे हैं। हम देखते हैं अधिकार क्या है। अगर हम अधिकार क्या है की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि अधिकार एक अपना हक जताना है, एक ऐसा दावा करना है जिसका कि हम औचित्य सिद्ध कर सकें, यह मेरा है, यह हमारा है, इस पर अपनापन का अधिकार है। और यह अधिकार राज्य से व्यक्ति को प्राप्त होती है, एक ऐसी अनुकूल परिस्थिति, एक ऐसा अवसर जिसमें कि वो अपना विकास करता है। और अगर आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर अधिकार जताता है, यह मेरा अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। तिलक की यह उक्ति आपको याद होगी। तो अधिकार पे अपना लोग दावा करता है, यह उसी का है, और सिर्फ उसी का नहीं बल्कि इसे वैधता भी मिली हुई है, इसे मान्यता मिली हुई है समाज द्वारा, राज्य द्वारा। और यहीं पर एक विद्वान है लॉस्की, वे कहते हैं अधिकार के संदर्भ में कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना आमतौर पर कोई व्यक्ति
अपना पूर्ण आत्म विकास की आशा नहीं कर सकता। और यह अधिकार ही व्यक्ति को विकास कराता है। आप समाज में दावा करते हैं कि मेरा अधिकार है, हम जो वांछनीय समझें यह हम कर सकते हैं, यह मेरी इच्छा है। आप कभी कभी देखते हैं हम इतना बाल रखें, इतना बाल रखें, कितना बाल रखें, कौन सा पोशाक पहनेंगे, कैसा कपड़ा पहनेंगे, मेरा अधिकार है, मेरे पे क्यों कोई रोक लगाएगा समाज द्वारा, परिवार द्वारा। तो आपको लगता है कि यह आपका अधिकार है और यह अधिकार आप समाज से मांगते हैं। यह भावना समाज देती है, राज देती है कि नहीं ये आपका है, आप सुरक्षित दायरे में हैं। और कभी कभी मैं देर से बाहर आता हूँ, ऐसे ही बातें होती है। हम कब आवे, हमको चलने फिरने की आज़ादी है, राज्य हमें सुरक्षा देती है। हम 12 बजे रात को घर आवे या 1 बजे आवे तो हम क्यों नहीं आ सकते। और राज्य समान परिस्थिति में यह अधिकार व्यक्ति को देती है। वहीं यह अलग बात है कि समाज चलाने के लिए, देश चलाने के लिए, कोई संस्था चलाने के लिए कुछ विशेष नीति नियम बनाने की आवश्यकता होती है। और उस जगह आप अपने अधिकार का दुरुपयोग की बात नहीं कर सकते। जैसे यदि आप स्कूल आते हैं, स्कूल का समय यदि 36 है तो आप 36 में स्कूल पहुंचे। आप ये नहीं कर सकते कि मेरी मर्जी, हम 38 में आवेंगे। फिर वहां पर एक व्यवस्था, एक सिस्टम फिर नहीं चलेगा। और अधिकार के संदर्भ में विद्वान ने भी, विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है। एक विद्वान हुए अर्नेस्ट बार्कर, उन्होंने कहा अधिकार न्याय की उस समान व्यवस्था का परिणाम है जिस पर राज्य और उसके कानून आधारित है। राज्य है और कानून है। और एक विद्वान हुए डी.जी. रिची, उन्होंने भी अधिकार को नैतिक आधार पर सही माना। उन्होंने कहा नैतिक अधिकार यह संकेत देता है कि आप किसी से क्या मांग सकते हैं और आप वही चीज मांगते हैं जो समाज में स्वीकृत होती है। उसे सामाजिक मान्यता, कानूनी मान्यता प्राप्त होती है, तभी आप उस चीज को, इसी से मांगते हैं। और राज्य में ही व्यक्ति को गरिमा का भी अधिकार मिलता है। गरिमा प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, न केवल जीने का अधिकार, रोटी कपड़ा मकान के साथ ही नहीं, बल्कि हमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार है। इस तरह की भी बातें होती है। और इनके साथ साथ आज अधिकार का दायरा इतना व्यापक हो गया है कि आप देखते हैं कि हमें आजीविका का अधिकार दो, रोजगार दो, और सरकार एक निश्चित समय तक काम देती है। और इन सबों के साथ साथ जिस समाज में स्वतंत्रता होती है, व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होती है, वहां व्यक्ति को अपने रुचि के अनुसार काम करने का अधिकार होता है। उसमें वे अपना अधिक विकास कर सकते हैं। और इसी संदर्भ में अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है, अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है। हमें जो बात बोलनी है हम रखेंगे, हमें जो भी सृजन करने का अधिकार उसे हम रखेंगे, यह मेरा मौलिक अधिकार है। हमें जो लिखने का मन होगा लिखेंगे, हमें डांस करने का मन है, संगीत का मन है, जो करने का मन है हम करेंगे। और ये सारे अधिकार आपको लोकतांत्रिक परिवेश में सुरक्षित रहते हैं, अन्य शासन व्यवस्था में सुरक्षित नहीं रह पाते हैं। और किसी भी तरह की बात हो, अपनी मत देने का अधिकार हो, बोलने का अधिकार हो, या आने जाने का अधिकार हो, जीवन का अधिकार हो, तो यह अधिकार राज्य आपको देती है। और राज्य आपके इस अधिकारों की सुरक्षा की भी गारंटी लेती है। इस अधिकार के बदौलत ही आप अपनी प्रतिभा को विकसित करते हैं। आपके अंदर जो प्रतिभा होती है, इसे विकसित करने के आपको अवसर मिलते हैं, आप अपना विकास करते हैं। अब देखिए, आप शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को आज शिक्षा का अधिकार है। इस अधिकार से उसे वंचित नहीं किया जा सकता है। और इस अधिकार, शिक्षा का अधिकार के बाद क्या होता है, उसका अपना विकास होता है, वो अपना विकास करता है, दक्ष होता है और जीवन में एक बेहतर तरीके से वह जीने योग्य बनता है। व्यक्ति के कल्याण के लिए आज शिक्षा को
अनिवार्य समझा गया है। और यही कारण है कि सार्वभौम स्तर पर इसे स्वीकारा गया है, पूरी दुनिया के स्तर पर इसे स्वीकारा गया है। इस अधिकार की श्रेणी में यह भी समझ सकते हैं कि आपके इस अधिकार की सुरक्षा राज्य द्वारा की जाती है, सरकार द्वारा की जाती है। यहाँ पर समझने वाली बात यह भी है कि तमाम अधिकार में आप यह नहीं कह सकते कि जो मन है वह करेंगे। अगर आप नशा का सेवन करते हैं और यह अधिकार जताते हैं तो आप यह अधिकार नहीं जता सकते हैं। बिहार जैसे प्रदेश में शराब बंदी है, शराब पीने का अधिकार आपको नहीं है। आप कहते हैं मुझसे शराब पीना, मैं शराब पीऊंगा, तो यहाँ पर यह अधिकार आप नहीं जता सकते, क्योंकि आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, आपके रिश्ते पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, समाज पर प्रभाव पड़ता है प्रतिकूल ढंग से। तो यहाँ पर आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। धूम्रपान करने का अधिकार आप यदि कहिए कि हमें है, हम करेंगे, तो यहाँ पर नहीं आप कर सकते, क्योंकि ये धूम्रपान करने से आपको भी नुकसान होता है, जो नहीं करता है बगल में है उसको भी नुकसान होता है। तो इस तरह की बातें आप नहीं कर सकते हैं। और जो नशीले पदार्थ आप जानते हैं कि इससे कई तरह का नुकसान होता है, आपके स्वास्थ्य को नुकसान होता है, आपके परिवार को नुकसान होने लगता है। तो इसीलिए इसे आप अधिकार की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। आपने लॉकडाउन की स्थिति में भी देखा, आने जाने की स्वतंत्रता है, लेकिन कुछ दिन कोरोना के कारण लगा कि नहीं, अभी अगर लोग बड़ी संख्या में सामान्य तौर पर आंदोलन करेंगे तो इससे एक दूसरे में संक्रमित होने का खतरा फैलेगा। तो इसलिए सरकार ने सब चीज बंद कर दिया, स्कूल बंद कर दिया, बाजार बंद कर दिया, लेकिन वहीं आवश्यक जीवन के लिए आवश्यक सुविधाएं लोगों को मिलती रहे, ऐसा भी प्रयत्न किया गया। तो ये काम अधिकार को सुरक्षित रखना हो, ताकि आपका न केवल जीवित रहना, अस्तित्व में बने रहना आवश्यक है, बल्कि आप अपने विकास भी कर सकें। इसीलिए अधिकार राज्य द्वारा आपको प्रदान की जाती है और इस अधिकार के माध्यम से लोग अपना विकास करते हैं। हम लोग देखते हैं अधिकार कहाँ से आते हैं। 17वीं और 18वीं शताब्दी की बात करें तो उस समय जो राजनीतिक विचारक थे, सिद्धांतकार थे, उनका कहना था कि हमारे लिए जो अधिकार है वह प्रकृति प्रदत्त है या ईश्वर प्रदत्त है। ये हमें जन्म से प्राप्त होते हैं, इसे कोई छीन नहीं सकता। और उन्होंने 3 प्रकार के अधिकार की बात की है: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। आपको पता होगा लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, इस अधिकार का जिक्र जॉन लॉक ने किया। यहाँ पर एक विद्वान का जिक्र करते हैं, T.H. मार्शल का। उन्होंने अपनी पुस्तक सिटीजनशिप एंड सोशल क्लासेस एंड अदर एसेस में लिखा है कि 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में नागरिक अधिकार की बात की गई। उसमें व्यक्ति को स्वतंत्रता की बात की गई, भाषण की स्वतंत्रता की बात की गई, विचार को रखने की बात की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता की बात कही गई। उसके बाद राजनीतिक अधिकार की बात की गई। राजनीतिक अधिकार में आप मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, कोई भी पद पर जाने का अधिकार, ये रख सकते हैं। और 20वीं शताब्दी में देखें तो आरंभिक दौर में सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्राप्त हुए, राज्य का स्वरूप बदल रहा था। और वहीं दूसरे चरण में मानव अधिकार की बात हुई, मानवाधिकार की बात हुई। आधुनिक नागरिकों ने अपने तमाम अधिकार को मानवाधिकार के रूप में समेटा और इसमें अनेक अधिकार शामिल कर दिए गए। नागरिक अधिकार, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक, कई तरह के अधिकार इसमें समाविष्ट कर दिए गए। अधिकार को भी ईश्वर प्रदत्त अधिकार समझा जाने लगा और यह अधिकार जब ईश्वर प्रदत्त है तो कोई इसे छीन नहीं सकता। कोई मानव शासक इससे कैसे छीन सकता? नहीं छीन सकता, राज्य भी नहीं छीन सकता। ये प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति का अपना अधिकार है और जब से यह प्राकृतिक अधिकार मानवाधिकार के रूप में बदला तो यहाँ पर अधिकारों की गारंटी राष्ट्र के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को दी गई। यहाँ पर मानवाधिकार के संदर्भ में
जो मूल मान्यता उभरती है वह यह है कि सभी लोग, दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, सभी समान हैं। मनुष्य मात्र होने के नाते वे कुछ बुनियादी अधिकार पाने के हकदार हैं, वे उसके अधिकारी हैं। और एक मानव के रूप में हर एक इंसान में विशिष्ट और समान तत्व होता है, सबों का समान महत्व होता है। सभी मनुष्य समान है आंतरिक दृष्टि से और बाह्य दृष्टि से। और बाह्य दृष्टि से कोई किसी का नौकर होने के लिए पैदा नहीं हुआ है, कोई किसी का गुलाम नहीं होगा। हर एक मनुष्य आंतरिक मूल्य लिए होते हैं, उनके धनी होते हैं और उनको स्वतंत्र रहने का पूरा अधिकार है। उनको अपनी भविष्य बनाने का, अपना विकास करने की संभावनाओं को साकार करने का पूरा अवसर मिलना ही चाहिए। और जब जब समाज में नस्ल, जाति, धर्म, लिंग आदि की बात होती है, मानवाधिकार की बात होती है, यहाँ पर इन सब के आधार पर उनके साथ भी किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और यही कारण रहा कि संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार का सार्वभौम घोषणा पत्र जारी किया। उसे स्वीकार किया कि हर एक मनुष्य समान है, सभी मनुष्य के दावों को मान्यता प्रदान करता है। विश्व समुदाय सामूहिक रूप से सभी व्यक्तियों के लिए गरिमापूर्ण आत्मसम्मान ढंग से जीवन जीने की गारंटी लेती है। इस संदर्भ में कई एक चार्टर, कई एक कानून यूएनओ के स्तर पर भी बनाई गई। हालांकि पूरी दुनिया में देखें तो आज भी आपको मानवाधिकार जितनी अधिक संख्या में मिलती है, वहीं उत्पीड़ित लोग भी मिलते हैं। आपको अधिकारों से वंचित समुदाय भी मिलते हैं। और इसमें समुदाय के स्तर पर व्यापक तौर पर संघर्ष भी होता रहा है। कुछ संघर्ष सफल भी हुए हैं और इस संघर्ष में मानवीय गरिमा को पुष्टि मिली है, सम्मान मिला है, उसको स्वीकार मिला है। आप देख सकते हैं कि जैसे पहले दास प्रथा था, लोगों को गुलाम बना लिया जाता था। दास प्रथा की बातें अब नहीं होती है दुनिया में और कुछ संघर्ष में अभी भी सफलता मिलने बाकी है। और अगर हम आज के समाज को देखें, विविध समाज को देखें, तो समाज में अधिकार की बात हो रही है, लेकिन आधुनिक परिवेश में नए नए खतरे, नई नई चुनौतियां भी उभरती रही है। मानवाधिकार की सूची लगातार बढ़ती जा रही है, यहाँ तक कि जिस प्राकृतिक अधिकार में जल, जंगल, जमीन की बात होती थी, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी की बात होती थी, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति की बात होती थी, वह आज पुनः होने लगी। प्राकृतिक पर्यावरण का महत्व दिया जाने लगा, यह व्यक्ति का अधिकार समझा जाने लगा। शुद्ध जल, शुद्ध हवा, टिकाऊ विकास, आज लोग अपना अधिकार समझ रहे हैं। और युद्ध या प्राकृतिक संकट के समय कई बार एक बहुत बड़े स्तर पर लोग प्रताड़ित होते हैं। महिलाएं, बच्चे, बीमार, इन सबों की यंत्रणा अधिक झेलते हैं। उनके संदर्भ में भी आज जागरूकता आई है। उनके अधिकार का शोषण नहीं हो, महिलाओं का अधिकार, बच्चों का अधिकार, जो जिस दुनिया में नहीं आए हैं उनका भी अधिकार है। तो इस तरह की बातें होती हैं और मानवीय गरिमा का अतिक्रमण ना हो, इस संदर्भ में भी लोग आज अपने अधिकार की मांग करते हैं। समस्त मानव समुदाय के लिए अधिकारों का प्रयोग और उनके विस्तार के लिए एकजुट भी लोग हो रहे हैं। कई बार विश्व स्तर पर भी लोग एक मत होते नजर आते हैं
और व्यापक तौर पर मानव हित के मुद्दे पर समर्थन भी मिलता है। और अपने साथ एक पॉप स्टार गायक था बॉब गेल्डॉफ, उन्होंने कहा कि अफ्रीका में गरीबी खत्म करने के लिए पश्चिमी मुल्क की सरकार को आगे आना चाहिए, और उनकी इस बातों को उस देशों की सरकार की पब्लिक ने भी समर्थन दिया। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है कि एक और अधिकार की बात होती है, वहीं अधिकार कागजी बनकर भी रह जाते हैं। एक बच्चा कह रहा है, मेरे पिता ने टेलीफोन लगवाने के लिए आवेदन दिया था, 2 महीने से भी ज़्यादा हो गए और अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? सही कह सकते हैं। जानते हो, अब हमारे पास सूचना का अधिकार है। हम जान सकते हैं कि हमारे आवेदन का क्या हुआ। हम देरी का कारण भी जान सकते हैं, ये जवाब वो देती है। तो आज लोगों को अधिकार मिल रहे हैं। नए नए दौर में नए तरीके से लोगों को अधिकार भी सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही है। मानवीय गरिमा के संदर्भ में इमैनुएल कांट के क्या विचार हैं, इसको हम लोग अभी देखते हैं। इमैनुएल कांट जर्मनी के थे। इनका जन्म 1724 ईस्वी में और मृत्यु 1804 ईस्वी में हुई थी। और ये आदर्शवादी विचारक की श्रेणी में आते हैं। और हेगेल, बोसांग के आदि की तरह ये भी आदर्श के रूप में इस समाज राज्य को देखते हैं। नैतिक स्वतंत्रता, नैतिक समानता, नैतिकता की दृष्टि से मानवीय गरिमा के संदर्भ में इन्होंने जो विचार प्रस्तुत किए हैं, तत्कालीन समय के लिए अपने आप में मिसाल प्रस्तुत करती है। आज भी उनके विचार प्रासंगिक हैं। ये कहते हैं हर एक चीज़ की कीमत होती है या उसकी गरिमा होती है। जिसकी कीमत होती है उसके समतुल्य में आप दूसरी चीज़ को रख सकते हैं, लेकिन जो कीमत से ऊपर हो, जिनका कोई समतुल्य हो ही नहीं, उसकी गरिमा होती है। कांट मनुष्य के अधिकार की बात करते हैं, मनुष्य के गरिमा की बात करते हैं, मनुष्य के प्रतिष्ठा की बात करते हैं। और वे कहते हैं कि अन्य प्राणियों से मनुष्य अलग है, इनकी एक गरिमा है, वे अपने आप में बहुमूल्य हैं। कांट ने स्वतंत्रता को आदर्श माना है। उन्होंने नैतिक स्वतंत्रता को सच्ची स्वतंत्रता माना है। और कांट कहते हैं नैतिक स्वतंत्रता का स्रोत व्यक्ति है, कोई बाहरी व्यवस्था नहीं है। और व्यक्ति अपने कर्तव्य का ज्ञान प्राप्त करने लगता है तो फिर वह जैसी इच्छा करने लगता है, तो उसी तरह की इच्छा हर एक लोग करने लगते हैं। तो वह एक तरह का नियम बनने लगता है पूरे समाज के लिए। उदाहरण के रूप में जब कहता है कि चोरी मत करो, तो यह विचार धीरे धीरे समाज का विचार बन जाता है, समुच्चय का रूप ले लेता है और यह फिर सबों के लिए कानून बन जाता है। और यही कारण है कि नैतिक स्वतंत्रता का विचार राज्य के अस्तित्व का कारण मानते हैं कांट आदर्शवादी विचारक के रूप में वे कहते हैं मनुष्य को यह पता है कि क्या सच है, क्या सत्य है। भला बुरा का ज्ञान करने में मनुष्य समर्थ है। वह नैतिक नियम से मार्गदर्शन प्राप्त करता है और यह नैतिक नियम की प्रभुसत्ता का उदाहरण प्रस्तुत करता है। वे हर एक इंसान को विशिष्ट मानते हैं। कांट कहते हैं कि हर एक मनुष्य की गरिमा है। मनुष्य शिक्षित हो सकता है, अशिक्षित हो सकता है, गरीब हो सकता है, शक्तिहीन हो सकता है, बेईमान हो सकता है, अनैतिक हो सकता है। ये सब के बावजूद वह एक मनुष्य है, उनको भी प्रतिष्ठा पाने का अधिकार है। और यह अधिकार सिर्फ इसीलिए है कि वह एक मनुष्य है। और उनकी यह धारणा, उनका यह विचार तत्कालीन समय में जो मानवाधिकार के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनके लिए एक मिसाल बना, उनके लिए एक उदाहरण बना।
और मानवीय गरिमा के सिद्धांत की जो बातें उन्होंने की, उनकी तुलना अन्यत्र संभव नहीं है। वे प्रत्येक मनुष्य को केवल मनुष्य होने के नाते अपने आप में साध्य मानते हैं। वह किसी अन्य साध्य का साधन नहीं हो सकता। प्रत्येक मनुष्य को इस दृष्टि से देखने की जरूरत है, एक सदिच्छा के रूप में उसे देखने की जरूरत है। और कांट की नैतिक अवधारणा ही मनुष्य को मनुष्यता का बोध कराती है। कांट कहते हैं हमें दूसरे मनुष्य के साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा कि हम अपने लिए दूसरों से अपेक्षा करते हैं। दूसरों को स्वार्थ सिद्धि का साधन नहीं बनना चाहिए। हमें किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। हमें मनुष्य के साथ मनुष्य का बर्ताव करना चाहिए। हमें कलमकार घोड़ा हाथी जैसा बर्ताव मनुष्य के साथ कदापि नहीं करना चाहिए। हमें सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए, इसलिए नहीं कि वो हमारे लिए उपयोगी हैं, बस बल्कि सभी मनुष्य का सम्मान हम इसको इसीलिए करना चाहिए कि वे भी मनुष्य हैं, मनुष्य हैं, मनुष्य। अब हम लोग देखते हैं कानूनी अधिकार और राज्य सत्ता। मानवाधिकार के दावों की बात होती है, एक नैतिक दृष्टि से भी होती है। वहीं हम यह भी कह सकते हैं कि इन अधिकारों का दावा जितना अधिक कर लिया जाए, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि सरकार का समर्थन किस हद तक मिलता है। कानून का समर्थन किस हद तक इस अधिकार को प्राप्त है। और अगर संविधान ने आपके अधिकारों को मान्यता दी है, महत्वपूर्ण समझा है, तो ही सरकार पर एक नैतिक दबाव होता है कि वह उसका पालन करे। और यही कारण है कि अनेक देशों में अधिकार का कानून वहाँ के संविधान में निहित होता है, प्रतिष्ठित होता है, सम्मिलित होता है, सन्निहित होता है। और कोई भी संविधान किसी भी देश के लिए सर्वोच्च कानून का द्योतक होता है। और यही कारण है कि अधिकार को संवैधानिक मान्यता मिली होती है, उनसे बुनियादी महत्व का चीज समझा जाता है। और अपने देश में भारत के संदर्भ में यदि हम कहें तो इन तमाम अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में संविधान में स्थान दिया गया है। इसी मौलिक अधिकार के बल पर हम अपने अधिकार की गारंटी चाहते हैं, गारंटी पाते हैं। और संवैधानिक अधिकार की सुरक्षा हो, सरकार इसकी गारंटी ले, ऐसे भी हम अपेक्षा करते हैं। और यह समझ लें संविधान में उन अधिकारों का उल्लेख रहता है जो आपके बुनियादी अधिकार के लिए महत्वपूर्ण है। और ऐसे अधिकार का भी उल्लेख हो संभव है जो किसी देश के विशिष्ट रीति रिवाज हो, परंपरा हो, संस्कृति हो, उस अनुकूल वह अपना कानून बनाता है। जैसे कि भारत में सामाजिक तौर पर छुआछूत जैसी बात थी, अस्पृश्यता जैसी बात थी, मानव में भेदभाव किया जाता था। तो जब संविधान बनाने की बात आई तो संविधान निर्माताओं को लगा कि यह एक प्रथा चली आ रही है बरसों से, लेकिन यह प्रथा नहीं है, यह कुप्रथा है। इसे समाप्त करना चाहिए, मानव के हित में समाप्त करने चाहिए। और इसे संविधान निर्माताओं ने अपने संविधान में अवैध ठहराया, अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात कही। और हमारे जो हम दावा करते हैं, इसे कानूनी और संवैधानिक मान्यता मिली होती है। और जो राजनीतिक सिद्धांतकार होते हैं वो इन्हें परिभाषित करते हैं, उन्हीं को परिभाषित करते हैं जिसे राज्य ने महत्व दिया है, राज्य ने मान्यता दिया होता है। और हर एक समाज में अपने अधिकार को एक खास स्वरूप दिया जाता है। और
कानूनी मान्यता के आधार पर किसी अधिकार का दावा हम लोग करते हैं, और यह अधिकार जिसे हम कानून ने हमें दिया है, इसका धीरे धीरे विस्तार होता है, अचानक नहीं होता है। अस्पृश्यता जैसी बातें हैं तो यह एक दिन में समाप्त नहीं हो गई। भेदभाव जैसी बातें, गिने चुने मामले अभी भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अधिकार तो प्राप्त है, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर यह स्वरूप लेने में कुछ समय ले लेती है। अधिकार यदि दावा है तो ये दावा की पुष्टि कौन करेगा? तो यह दावा हम राज्य से मांगते हैं, राज्य सत्ता से मांग करते हैं। जैसे कि शिक्षा का अधिकार आज कानून बना है, तो यह शिक्षा कौन देगी? राज्य को देना है। और जैसे हम लोग मांग करते हैं कि शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है, आपने जैसे संविधान में स्थान दिया है और यह हमें मिलना चाहिए। इसका उल्लंघन होता है तो हम लोग कोर्ट जा सकते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कानूनी रूप से उसे मान्यता मिले तो सामाजिक रूप से भी शिक्षा के महत्व को स्वीकारा गया है। और अपनी तरफ से इसमें आप भी सहयोग कर सकते हैं, कोई समुदाय भी सहयोग कर सकता है। समाज आप देखते हैं किसी समूह में, किसी समाज में कोई विद्यालय खोल लेता है या छात्रवृत्ति के लिए वो जमा करता है पैसा, तो उसका उद्देश्य कुल मिलाकर यह होता है कि शिक्षा का लाभ प्रत्येक बच्चों तक पहुंच सके। लेकिन किसी छोटे समुदाय की बनिस्बत यह जिम्मेवारी राज्य की होती है कि वह ऐसा उपाय करे, ऐसी व्यवस्था करे जिससे कि शिक्षा के अधिकार का क्रियान्वयन सही तरीके से हो। यह अधिकार राज्य को यह दायित्व सौंपता है, वैधानिक दायित्व सौंपता है, कानूनी दायित्व देता है कि आप उसकी पूर्ति करें। और प्रत्येक अधिकार यह निर्देश देता है राज्य को कि राज्य को क्या करने चाहिए और इसके साथ साथ क्या नहीं करनी चाहिए। जैसे कि जीवन जीने का अधिकार है तो राज्य को ऐसा कानून बनाने का अधिकार है, राज्य को विवश करता है, बाध्य करता है कि ऐसा कानून बनाए कि मेरे जीवन के अधिकार की रक्षा हो, कोई दूसरा इसे क्षति नहीं पहुंचाए। तो यह अधिकार राज्य से मांग करता है कि मुझे जिससे कहीं से नुकसान हो रहा है तो उससे मुझे बचाए। और कोई समाज भी महसूस करता है कि जीने का अधिकार का मतलब अच्छे जीवन का अधिकार है, तो राज्य सत्ता से ऐसी उम्मीद की जाती है कि आप ऐसा कानून बनाएं जिसकी जीवन मेरा बेहतर हो सके। जैसे स्वस्थ जीवन का अधिकार आज मांग उठ रही है, तो ऐसा माहौल क्रिएट करने की आवश्यकता राज्य से होती है। अपेक्षा होती है कि वातावरण स्वच्छ रहे, स्वच्छ पर्यावरण की बात आज चारों ओर होती है कि पर्यावरण व्यक्ति के हित में हो। अगर कम शब्दों में कहें तो आप यह समझ सकते हैं कि अधिकार राज्य सत्ता को क्या काम करना है, किस खास तरीके से करना है, इसके लिए वो वैधानिक दायित्व सौंपता है। यह भी समझ लें कि अधिकार यह बताता है कि राज्य को क्या करना है, इसके साथ साथ यह भी बताता है कि राज्य को क्या नहीं करना है। आप जानते हैं कि संविधान में ऐसे कोई कानून राज्य द्वारा नहीं बनाई जा सकती जो कि मानव के हितों के प्रतिकूल हो, जो कि कानून के प्रतिकूल हो। संविधान इसे मान्यता नहीं देती है जिस बातों को, उसका उस बात का कानून राज्य द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। किसी का स्वतंत्रता का अधिकार है तो ऐसा नहीं किया जा सकता है कि उसकी स्वतंत्रता को कम कर दिया जाएगा। सबों को स्वतंत्रता का अधिकार है तो किसी को मनमाने तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और अगर कोई किसी को जेल भेजा जाता है तो उसके लिए उसको उचित कारण बताना पड़ता है। यहाँ तक कि आपको गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस को आपको कारण बताना पड़ता है कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है, आपको बताया जाता है कि इस कारण से आपको गिरफ्तार कर दिया गया है।
तो इस तरह की बातें होती है, इससे राजसत्ता जो होती है वह निरंकुश न हो जाए, इस बात का प्रयास किया जाता है, इस बात को रेखांकित किया जाता है। यह अधिकार इस बात की गारंटी होती है कि राज सत्ता जो सरकार होगी वह व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार का रक्षा करेगी और इसका कोई उल्लंघन वह नहीं करेगी। और राज्य यदि संप्रभु संपन्न है, संपूर्ण संपन्न है, तो इसका मतलब यह है कि वहाँ वह स्वतंत्र तो है, किसी का उस पर अंकुश नहीं है, लेकिन वह राज्य के खिलाफ कोई कानून नहीं बनाएगी, व्यक्ति के खिलाफ कोई कानून नहीं बनाएगी, ऐसा बलपूर्वक कोई कानून नहीं बनाएगी जिससे कि वहाँ के नागरिकों को नुकसान हो। संप्रभु प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि जनता के हितों की पूर्ति, जनता का ही महत्व है और सरकार जनता के कल्याण के लिए काम करती है। हालांकि जवाबदेह सरकार ही है, उसे यह नहीं भूलना चाहिए। कानून, कोई भी कानून बनता है तो लोगों की रक्षा करने के लिए यह सुनिश्चित की जाती है। अब हम लोग देखते हैं नकारात्मक एवं सकारात्मक अधिकार, निगेटिव एंड पॉजिटिव राइट्स। ये क्या होता है? तो आप जब ऐसा कोई कार्य करते हैं, ऐसी कोई गतिविधि में भाग लेते हैं जिस पर कि राज्य की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है और आप आज़ादी से वो काम करते हैं, भरपूर आज़ादी से वो काम करते हैं, राज्य रोक लगाने आपके पास नहीं आती है, तो इसे ही नकारात्मक अधिकार कहते हैं, निगेटिव अधिकार कहते हैं, जब राज्य द्वारा कोई रोक नहीं लगाई जाती है। तो उदाहरण के लिए आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को इसमें आप रख सकते हैं। यह एक नकारात्मक अधिकार का उदाहरण है। आपको जो इच्छा हो रही है आप बोल रहे हैं और आपकी इस गतिविधि में राज्य किसी प्रकार की न तो रोक लगाती है, न ही आपको सहायता करती है कि आपको कैसे बोलना है। आपको जैसे मन हो आप वैसे कर रहे हैं, तो यह एक निगेटिव राइट का उदाहरण है, नकारात्मक अधिकार का उदाहरण है। सकारात्मक अधिकार में राज्य से सहायता की बात होती है। आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, यह एक नकारात्मक अधिकार है। वहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी में हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, अपने विचारों को कैसे प्रभावी बनाना है, यदि कैसे हम अच्छा शिक्षा ग्रहण करेंगे, यदि इन सारी बातों के संदर्भ में राज्य आपकी सहायता करती है तो फिर यह सकारात्मक अधिकार होता है। आपको आपके स्वास्थ्य के लिए यदि चिकित्सा का अधिकार, यदि सरकार व्यवस्था करती है चिकित्सा का, रोजगार की व्यवस्था करती है, कानूनी सहायता की व्यवस्था करती है, तो ये सब अधिकार सकारात्मक अधिकार के अंतर्गत आ जाते हैं। समझने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि पूंजीवादी राज्य में नकारात्मक अधिकारों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि वहाँ लोगों को अपने मन से कुछ भी करने की भरपूर आज़ादी दी जाती है और इस आज़ादी का मतलब निगेटिव राइट होता है, नकारात्मक अधिकार होता है, नकारात्मक स्वतंत्रता होता है। और वहीं सकारात्मक अधिकारों की प्रधानता आपको समाजवादी राज्यों में मिलती है, सोशलिस्ट स्टेट में मिलती है, जहां राज्य आपकी सहायता करती है। आपको जो चाहिए राज्य उसे यथासंभव उपलब्ध कराती है। और कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में यदि देखा जाए, वर्तमान में ज़्यादातर राज्य अपने आप को कल्याणकारी होने का दावा करते हैं, तो कल्याणकारी राज्य में नकारात्मक अधिकार के साथ साथ सकारात्मक अधिकारों की भी व्यवस्था का प्रयत्न किया जाता है, ताकि लोग अपने आप को आज़ादी महसूस कर सके और जरूरत पड़ने पर यथासंभव राज्य द्वारा
उसको मदद भी मिलती रहे। अधिकार के सिद्धांत को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के अधिकार व्यक्ति के साथ क्रमशः अस्तित्व में आए। ज्यों-ज्यों सामाजिक वातावरण बदलते गया, व्यक्ति की सोच चिंतन क्षमता बदलती गई, अधिकार के संदर्भ में सिद्धांत भी बनते चले गए। समय समय के अंतराल पर भिन्न भिन्न सिद्धांत भी प्रतिपादित किए गए। अधिकार संबंधी सिद्धांत को देखें तो इसके अंतर्गत हम कुछ सिद्धांत रख सकते हैं, जैसे प्राकृतिक सिद्धांत, कानूनी सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत, सामाजिक कल्याण सिद्धांत, आदर्शवादी सिद्धांत। प्राकृतिक सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स। यह सिद्धांत सबसे प्राचीन सिद्धांत कह सकते हैं हम, और इस सिद्धांत के समर्थकों में आप हॉब्स, लॉक, रूसो को रख सकते हैं। इसके साथ साथ मिल्टन, वॉल्टेयर, टॉमस पेन, ब्लैकस्टोन आदि विचारकों ने भी अधिकार के प्राकृतिक सिद्धांतों का समर्थन किया है। प्राकृतिक सिद्धांत अर्थात जन्म सिद्ध अधिकार, इससे इसका बोध करा जाता है। और एक विद्वान हुए आशीर्वार्थम, उन्होंने इस संदर्भ में कहा था, वे उसी प्रकार मनुष्य की प्रकृति के भाग हैं जिस प्रकार उसकी खाल का रंग। प्रकृति का भाग है मनुष्य, और यह स्वयं सिद्ध है, स्वयं निरपेक्ष है, सामाजिक है, जनजात है, नैसर्गिक है, इससे कोई छीन नहीं सकता। जीवन हो, स्वतंत्रता हो, सुख हो, यह सब मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार हैं। अपने लॉ का नाम सुना होगा, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की बात उन्होंने कही। उन्होंने तो यहां तक कहा कि मनुष्य को छोड़ दो, स्वतंत्र छोड़ दो, मनुष्य विवेकी होते हैं और मनुष्य स्वतंत्र होते हैं और विवेकी उत्पन्न नहीं होते, जनजात विवेकी होते हैं और वे गलत कर ही नहीं सकते। समाज में आने से पहले ही ये सारे अधिकार तो मनुष्य को प्राप्त होते हैं। आपने फ्रांस की क्रांति का नाम सुना होगा, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का नारा फ्रांसीसी क्रांति से निकला। यह भी इसी प्राकृतिक सिद्धांत की उपज है। एक विद्वान हुए हॉब्स, उन्होंने कहा कि प्राकृतिक अधिकार प्राकृतिक शक्ति जैसे हैं, ये प्रकृति से मिलते हैं और इसे कोई छीन नहीं सकता। वे कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु पर, यहाँ तक कि एक दूसरे के शरीर पर भी प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है। और इसी प्राकृतिक सिद्धांत के तहत आपने रोटी, कपड़ा, मकान की बातें सुनी होगी। हमें रोटी पाने का अधिकार है, भोजन हो, वस्त्र हो या निवास हो, इसका अधिकार है। इसी संदर्भ में अब लोग आजीविका की मांग करते हैं कि हम मेरी रोटी के लिए मुझे आजीविका दो, मेरे विकास के लिए मुझे रोजगार दो, और सरकारें देती है। यह अधिकार भी आज प्राकृतिक अधिकार को ही आधार मानकर लोग ऐसे अधिकारों की मांग कर रहे हैं। मतलब उन्हें लगता है कि यह तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, यह स्वाभाविक है, यह तो मैं मिलनी ही मिलनी चाहिए। कानूनी अधिकारों का सिद्धांत देखें, थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स, तो इस सिद्धांत के समर्थक के रूप में बेंथम, ऑस्टिन, हॉब्स, हॉलैंड आदि विचारक आते हैं। और कानूनी अधिकार का सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि यह जो अधिकार होते हैं, यह राज्य और कानून द्वारा प्राप्त होते हैं लोगों को। इसकी उत्पत्ति राज्य और कानून द्वारा की जाती है। राज्य की इच्छा या कानून का परिणाम होता है, और वही अधिकार
वास्तविक अधिकार कहलाते हैं जिन्हें कानून मान्यता देता हो। अगर जिस अधिकार को कानून मान्यता नहीं देती है तो वह अधिकार नहीं हो सकता है। यह कानूनी अधिकारों का सिद्धांत के समर्थकों द्वारा कहना है उनका। और वे ये भी कहते हैं कि अधिकार ये प्राकृतिक नहीं होते हैं और यह नहीं निरपेक्ष जैसे होते हैं, बल्कि समय, देश, काल, परिस्थिति के अनुसार कानून को मान्यता मिलता है। राज्य नए नए अधिकार को उत्पन्न कर सकता है और पुराने अधिकार जो लोगों को लगता है कि मेरा है तो उसे छीन भी सकता है। यह राज्य पर निर्भर करता है कि वह अधिकार का पैमाना, अधिकार का मानक, अधिकार की व्यापकता किस अर्थ तक, किस संदर्भ तक वो लेता है। और यह इस तरह प्राकृतिक न होकर कृत्रिम हो जाता है। जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति ही क्यों न हो, यह अधिकार कानून की देन है। यह अधिकार राज्य देती है। राज्य यह निर्धारित करता है कि किन दशाओं में हमारा अधिकार, हमारा जीवन छीना जा सकता है, किन परिस्थितियों में स्वतंत्रता या समानता या संपत्ति के अधिकार से हम पे वंचित किया जा सकता है। और इस तरह यह कानूनी अधिकारों का सिद्धांत राज्य को वरीयता देता है, राज्य के कानून को वरीयता देता है। और यह भी कहते हैं यदि कोई प्राकृतिक अधिकारी क्यों नहीं हो, यदि वह कानूनी अधिकारों से मेल खाते हैं तो ठीक है, और यदि मेल नहीं खाते हैं तो उसकी कोई मान्यता भी नहीं होती है। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट, इन सिद्धांतों के समर्थकों का कहना है कि जो अधिकार होते हैं वह ऐतिहासिक परिणाम होता है। जो रीति रिवाज चले आ रहे होते हैं उसके अनुसार लोग ढल जाते हैं, उसके अभ्यस्त हो जाते हैं और वही कालांतर में अधिकार बन जाता है। जैसे कि एक दौर ऐसा भी था, अपने भारतीय समाज रूपरेखा को देखें, यहाँ की व्यवस्था को देखें तो सवर्ण द्वारा अछूतों से बेगार लिया जाता था। अस्पृश्यता ऐसी बात थी और यह बेगार लिया जाना सवर्णों का अधिकार समझा जाता था और यह अधिकार रीति रिवाज पर आधारित था। यह चली आ रही थी, इतिहास से चली आ रही थी, यही मान्यता था उन लोगों का और इसे ढोया जा रहा था। कालांतर में यह दूसरे सिद्धांतकारों के समर्थकों द्वारा यह तोड़ा गया, टूटा, लेकिन वे इन्हीं अधिकार, इन्हीं तर्क पर वे जीतते थे कि यह वर्षों से चली आ रही है, इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं। रिवाज को वरीयता देते हैं। एक विद्वान वे रिची, उनका कहना था जिन अधिकारों के विषय में लोग सोचते हैं कि वो उन्हें ही मिलने चाहिए, वे अधिकार हैं जिनके वे अभ्यस्त रहे होते हैं या जिनके विषय में गलत या सही या परंपरा होती है कि वे उन्हें कभी प्राप्त थे। यह ऐतिहासिक सिद्धांत, यह रीति रिवाज, ऐतिहासिक रीति रिवाज के रूप में विकसित होता है और समाज इन्हें स्वीकृति दे देता है। अधिकार का सामाजिक कल्याण का सिद्धांत, सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट। इस सिद्धांत के द्वारा ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति को अधिकार इसीलिए प्राप्त होते हैं कि उनके द्वारा समाज का कल्याण होता है। समाज के कल्याण के लिए व्यक्ति को अधिकार प्रदान किए जाते हैं और कुछ भी हो, कानून हो, रीति रिवाज हो, प्राकृतिक अधिकार हो, सामाजिक कल्याण के सामने सबों का कोई अस्तित्व नहीं है। सबों को इनके सामने झुकना चाहिए, विलीन हो जाना चाहिए इसमें। और क्योंकि मानव
समाज जहाँ है वहाँ समाज कल्याण ही एकमात्र उद्देश्य है। सामाजिक कल्याण ही अधिकार की बात करते हैं। सामाजिक कल्याण के अधिकार का अस्तित्व समाज कल्याण तक ही सीमित है। आप उन्हीं अधिकारों का उपभोग कर सकते हैं जो समाज के हित में है। वैसा कोई अधिकार आपका अधिकार नहीं हो सकता है जो समाज के हित में नहीं है। और आप बेंथम तथा मिल का नाम सुने होंगे, उपयोगितावादी विचारक कहलाते हैं। वे कहते हैं अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। कहीं न कहीं यह सामाजिक कल्याण की भावना पर आधारित है, जहां अधिकतम व्यक्तियों की बात की जाती है, अधिकतम व्यक्तियों के सुखों की बात की जाती है। और जाहिर है यदि ऐसा होता है तो व्यक्ति का अधिकार गौण पड़ जाता है, समाज का अधिकार वरीयतम हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। और एक विद्वान हुए लॉस्की ने भी कहा है कि व्यक्ति का अधिकार समाज से अलग नहीं हो सकता है। समाज द्वारा प्रदत्त होते हैं व्यक्ति के अधिकार। लोक कल्याण का अधिकार को महत्व देते हुए उन्होंने यह भी लिखा है कि लोक कल्याण के विरुद्ध मेरे अधिकार नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा करना मुझे उस कल्याण के विरुद्ध अधिकार देना है जिससे मेरा कल्याण घनिष्ठता अविच्छिन्न रूप में जुड़ा हुआ है। लोक कल्याण व्यक्ति से जुड़ा हुआ है और उसे वही अधिकार प्राप्त हो सकते हैं जिसका उद्देश्य लोक कल्याण की साधना होता है। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत, आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ राइट्स। इस आदर्शवादी सिद्धांत को व्यक्तिवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। अधिकारों का व्यक्तिवादी सिद्धांत कहिए या अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत कहिए, दोनों एक ही हुआ। और यह सिद्धांत कहता है कि अधिकार बाह्य परिस्थिति है, बाहरी वातावरण है, और यह बाह्य परिस्थिति व्यक्ति के आंतरिक विकास के लिए अनिवार्य होती है। और यह बाह्य परिस्थिति ही एक ऐसी दशा मनुष्य के लिए उत्पन्न करती है जिससे कि व्यक्ति का विकास होता है। हर तरह के विकास में यह बाह्य परिस्थिति ही सहायक होती है और इसी से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। आप यह भी समझ लें कि जैसे शिक्षा प्राप्त करने की बात होती है तो यह व्यक्ति का अधिकार है। यह शिक्षा बाह्य चीज है, व्यक्ति का आंतरिक उन्नति होती है, आंतरिक रूप से वह दक्ष होता है। तो यह व्यक्ति का अधिकार व्यक्तिवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। आदर्शवादी रूप में इसे देखा जाता है। यह अधिकार का आधार आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण करना होता है, आदर्श व्यक्तित्व का विकास करना होता है। और आदर्शवादी भी सिद्धांत भी इसीलिए कहा जाता है कि इसके अनुसार अधिकारों का अस्तित्व व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास पर अनिवार्य रूप से पड़ता है। ऐसा वातावरण अधिकार का रहता है तभी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। इसलिए इसे व्यक्तित्ववादी सिद्धांत भी कहा जाता है, व्यक्तित्व के विकास के कारण। आप यह भी समझ लें कि व्यक्तिवादी सिद्धांत कहलाने का तात्पर्य यह भी है कि यह अधिकार का व्यक्तिवादी सिद्धांत यह भी कहता है कि व्यक्ति किन्हीं अधिकारों को लेकर नहीं बल्कि व्यक्तित्व की कुछ विशिष्ट शक्तियों को लेकर संसार में उत्पन्न आता है। वह व्यक्तित्व उसका अंतर्निहित विशिष्टता होती है। वह कोई देता नहीं है, वह व्यक्ति के साथ होता है। और इस व्यक्तित्व की शक्तियों का उचित विकास हो सके इसके लिए जो परिस्थितियों की आवश्यकता होती है उसे ही अधिकार कहा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है कि वह जीवित रहे, इसीलिए जीवित रहना उसका अधिकार है। और जीवित रहने के लिए यह आवश्यक है कि वह स्वस्थ रहे, तो स्वस्थ जीवन यापन करना उसका अधिकार है।
और इस स्वस्थ शरीर के लिए यह भी आवश्यक है कि इसकी पूर्ति वह अपने भोजन द्वारा करे। तो भोजन पाना उसका अधिकार है। आप यह भी समझ सकते हैं कि व्यक्ति के विकास के लिए, व्यक्ति के परिवार के लिए, आगे वंश वृद्धि के लिए, समाज के संचालन के लिए व्यक्ति का विवाह करना जरूरी है। तो इसलिए विवाह करना भी व्यक्ति का अधिकार है। और व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि उसकी जो आवश्यकता होती है वो उसे कार्य करके पूरा करता है। तो उसे कार्य मिलना चाहिए, उसे काम करने का अधिकार है, उसे अपनी योग्यता अनुसार वेतन मिलना चाहिए, पारिश्रमिक मिलना चाहिए। तो उसे परिश्रम का अधिकार है। तो इस तरह की बातें अधिकार का व्यक्तिवादी सिद्धांत कहता है। इसमें पूरे व्यक्तित्व के विकास की बात छिपी हुई है। अधिकारों के प्रकार, अधिकार के प्रकार को देखते हैं तो यह भी काफी व्यापक अर्थ में दिखता है। साधारणतः सामान्य तौर पर हम अधिकार को दो वर्ग में परिविभाजित करके देख सकते हैं। एक नैतिक अधिकार और दूसरा कानूनी अधिकार। और नैतिक अधिकार के अंतर्गत हम ऐसे अधिकार को रख सकते हैं जो हम सामाजिक प्राणी के होने के नाते एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, आचरण करते हैं। और यहाँ पर नैतिक अधिकार के लिए राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन यह मानव संबंध, मानव के व्यक्तिगत इच्छा पर आधारित होता है। और हम किससे किस प्रकार का संबंध रखें या न रखें, क्या उनसे हम मांग सकते हैं, क्या नहीं मांग सकते हैं, यह सब कुछ नैतिक दृष्टि से होता है। और सामान्य तौर पर नैतिक अधिकार के संदर्भ में धार्मिक बोलबाला होता है। धर्मशास्त्र के संदर्भ में लोग आचरण करना पसंद करते हैं। जो सामाजिक लोकाचार होता है, जनमत होता है, उन संदर्भ से लोग चलना पसंद करते हैं। और कुछ लोग कहते हैं यह मेरी आत्मा जवाब इसके लिए नहीं देगी। अगर कोई काम समाज के प्रतिकूल होता है तो फिर वहां पर लोग ऐसी ही बातें बोलते हैं। नैतिक के अधिकार के संदर्भ में यदि उल्लंघन जैसी कोई बात होती है तो वहां पर दंड की कोई व्यवस्था नहीं होती है। वहीं अगर कानूनी अधिकार की बात करें तो इसकी व्यवस्था राज्य द्वारा की जाती है, राज्य के कानून द्वारा की जाती है। और इसका उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान होता है। एक विद्वान है लिकॉक, उन्होंने कहा है उन विशेषाधिकारों को कानूनी अधिकार कहा जाता है जो एक नागरिक को अपने साथी नागरिकों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति द्वारा प्रदान किए जाते हैं और जिनकी रक्षा राज्य करता है। किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में राजनीतिक अधिकार का महत्व बढ़ जाता है। वहाँ राजनीतिक अधिकार नागरिकों के लिए कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार देती है। कई प्रकार के अधिकार का प्रावधान यहाँ पर होता है। मत देने का अधिकार सबसे पहले तो राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत हम रखते हैं। और लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है, जनता का शासन होता है। यहाँ पर उसे जनता का महत्व पता चलता है। और प्रजातंत्र, लोकतंत्र में जनता का हित ही प्रमुख होता है, जनता ही केंद्र में होती है। और ये मत देने का अधिकार होता है। मत देने का अधिकार नागरिकों को मिलता है। किसी विदेशी व्यक्तियों को मत देने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। कोई पागल को नहीं दिया जा सकता, कोई अपराधी को नहीं दिया जा सकता है, कोई दिवालिया को नहीं दिया जा सकता है। उसी तरह निर्वाचित होने का अधिकार, राइट टू इलेक्टेड, वो था राइट ऑफ वोट, राइट टू वोट, राइट टू बी इलेक्टेड। यानी कि आप भी कोई भी पद पर जा सकते हैं। किसी भी मुखिया हो, एमएलए हो, एमपी हो, किसी भी पद के लिए आप निर्वाचित हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। जनता ने दी, आपको वोट दिया तो आप फिर वहां पर जीत सकते हैं। यहाँ पर भी उसके बाद अब यहाँ पर सरकारी पद ग्रहण करने का अधिकार है। आप किसी भी पद पर जा सकते हैं, बिना किसी भेदभाव के बाद जा सकते हैं। और राज्य के अंतर्गत यह पद प्राप्त करने की सुविधा होती है। सामाजिक अधिकार के संदर्भ में देखें तो समानता का अधिकार होता है। हर एक मनुष्य समान है सामाजिक दृष्टि से। यहाँ पर सामाजिक दृष्टि में
आपके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से किसी प्रकार की भेदभाव की बात नहीं होती है। जैसे कि पूंजीवादी व्यवस्था में देखते हैं, पूंजी की बहुलता होती है, जिसके पास पूंजी नहीं है वो विपन्न हो जाते हैं। लेकिन समाजवादी राष्ट्र अपनाकर सबों के कल्याण की बात की जाती है। तो यहाँ पर आर्थिक समता का अधिकार अपने देश के संदर्भ में कर सकते हैं या किसी भी लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य में कर सकते हैं। और यह स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त होता है। व्यक्ति जब तक स्वतंत्र नहीं रहेगा तो हर अधिकार उसके सामने खत्म हो जाएगा, गौण पड़ जाएगा। तो वहीं पर जैसे कि लॉस्की है एक विद्वान, उनका कहना है स्वतंत्रता का अधिकार का तात्पर्य उस शक्ति से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार बिना किसी बाह्य बंधन के अपने जीवन का विकास का ढंग चुन सके। उन्हें बिना किसी प्रतिबंध का सकारात्मक अधिकार प्राप्त होता है। उसे बोलने की आज़ादी होता है, अपने विचारों को प्रकट करने की आज़ादी होती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, वो संगठन बनाने की आज़ादी होती है, कहीं आने जाने की आज़ादी होती है, संपत्ति रखने का अधिकार है। हालांकि संपत्ति रखने का अधिकार कानूनी अधिकार है, कितना आप संपत्ति रख सकते हैं यह कानून तय करती है। आप कोई भी रोजगार पाते हैं, आज के तारीख में देखें तो शिक्षा का अधिकार व्यक्ति का मौलिक अधिकार बन गया है। शिक्षा बहुत जरूरी चीज है, यह व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। इसीलिए शिक्षा का अधिकार व्यक्ति का अधिकार है। और जीवन का अधिकार सबसे ये महत्वपूर्ण अधिकार है। हमारे पास जीवन है तो हमारा जीवन का अधिकार होना चाहिए। इसके बाद ही कोई अधिकार महत्व रखता है। यहाँ पर यह सब भी समझने वाली बात है कि जीवन के अधिकार में है, लेकिन जीवन समाप्त करने का अधिकार आपको नहीं है। एक विद्वान हुए टॉमस एक्विनाज, उन्होंने कहा है आत्महत्या करना ये आपका अपने और ईश्वर के प्रति अपराध है। इसीलिए आत्महत्या जैसे अपराध करने का अधिकार व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। आप देखते हैं रोटी कपड़ा मकान की बात होती है, जो गरीब आदमी होते हैं उसको कम रेट पर चावल उपलब्ध कराया जाए, गेहूँ उपलब्ध कराया जाए, ताकि वो भी खा सके, अपनी बुनियादी जरूरत पूरा कर सकते। आवास योजना के माध्यम से आवास मुहैया कराई जाती है ताकि वो भी सुरक्षित जीवन जिए, जंगली जानवर से बचें, अन्य तेज गर्मी हो वर्षा हो इससे बचेंगे, इसीलिए बच सके, इसीलिए उसको मकान मुहैया कराई जाती है। जिसके पास जो अपने खर्च से नहीं कर सकते उसको सरकार मुहैया कराती है। तो इस तरह की बातें होती है कि प्रधानमंत्री या ग्रामीण गारंटी रोजगार गारंटी योजना होती है। तो तरह तरह के अधिकार की बात होती है, स्वतंत्रता का अधिकार, समान व्यवहार का अधिकार, तो इन सब अधिकार, शालीन जीवन यापन करने का अधिकार। तो इस सब अधिकार का महत्व इस मायने में है कि व्यक्ति अपना विकास सार्थक तरीके से कर सके, वो अपना सर्वांगीण विकास कर सके। अधिकार जहां राज्य को कुछ करने अथवा नहीं करने की जिम्मेवारी देती है, वहीं एक व्यक्ति के रूप में व्यक्ति के लिए अधिकार के साथ साथ जिम्मेवारी का भी महत्व हो जाता है। यदि हमें अधिकार प्राप्त है अपने विकास के लिए तो हमारी जिम्मेवारी भी होती है कि हम उसका निर्वहन करें। जो चीजें हमें पूर्वजों द्वारा प्राप्त हुई है, आने वाले पीढ़ी को हम उससे भी बेहतर चीज उपलब्ध कराएं, ये हमारी जिम्मेवारी होनी चाहिए और होती है। और ऐसा होने पर ही बैलेंस बना रहता है। और यह जिम्मेवारी हमें बाध्य करता है कि सिर्फ हम अपने लिए ही नहीं सोचें, बल्कि दूसरों के लिए भी सोचें, दूसरों की भी रक्षा, दूसरों की भी सुरक्षा, दूसरों का भी हित उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्वयं का। और चाहे व्यक्तिगत चीज हो या सार्वजनिक चीज हो, वहां पर दायित्व निर्वहन से आप भाग नहीं सकते हैं। जंगल आज कट रहा है, आज हम लोग विकास के नाम पर उसका लाभ ले रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी को जंगल का लाभ मिले, पेड़ हरियाली वातावरण रहे, स्वच्छ पर्यावरण रहे, पेड़ पौधे का लाभ मिले, इसके लिए हमारी जिम्मेवारी होती है कि हम भी पेड़ पौधे लगाएं। पर्यावरण के प्रति हमारा भी दायित्व है। प्रदूषण है तो हम लोग इतना प्रदूषण न फैलाएं कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित वातावरण का निर्माण हो। इसीलिए हम लोग की भी यह जिम्मेवारी बनती है कि उस दिशा में हम लोग भी प्रयत्नरत रहें। सुरक्षित और स्वच्छ दुनिया का हक सिर्फ मुझे ही नहीं है, बल्कि पूरे समाज को, आने वाले लोगों के लिए भी है। एक बेहतर जीवन, बेहतर समाज, बेहतर परिस्थिति बनाने की जिम्मेवारी व्यक्ति के ऊपर होती है। वहीं अधिकार जिसके पास है
वो सोचता है कि मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपना विचार प्रकट करने का अधिकार होता है। तो यहाँ पर यह भी जिम्मेवारी होती है कि जितना अधिकार मुझे अपने विचार प्रकट करने की है, उतना ही अधिकार दूसरों को भी है। इसलिए मेरी जिम्मेवारी है कि उसके भी अधिकारों की रक्षा हो, उसके भी अभिव्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हो, यह हमारी जिम्मेवारी होनी चाहिए। तो सबों की जिम्मेवारी, यदि सब कोई समझेंगे तो फिर सबों के अधिकार की भी रक्षा हो सकती है, आसानी से हो सकती है। और कोई कहता है कि मेरा पसंद यह कपड़ा मुझे पसंद है, मैं इसे पहनूंगा, जैसे मन होगा हम वैसे पहन सकते हैं इसमें। या कोई गीत गाने का है तो हम जैसा है वैसा हम गा सकते हैं, इसमें कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर यह भी बात सोचने वाली बात है कि अगर हम ऐसा चाहते हैं अपने लिए, तो हम दूसरों को भी वही आज़ादी देंगे, दूसरे के भी अधिकार में हम फिर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर हम अपने पड़ोसी से जैसा व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं, वैसा व्यवहार मुझे भी उसके लिए करना पड़ेगा। कोई हम किसी को यदि किसी की निंदा करेंगे तो मेरी भी कोई निंदा करेगा। तो इस तरह की बातें होती हैं कि अधिकार की बात होती है तो जिम्मेवारी निर्वहन की भी बात होती है। और कभी अगर टकराव की स्थिति भी होती है, ऐसी बातें हो जाती है, तो यहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार है, मुझे तस्वीर खींचने का भी अधिकार है, लेकिन किसी की निजता भंग करने का अधिकार नहीं है। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि आप किसी का प्राइवेट नहाते हुए वीडियो ले लें, उसको इंटरनेट पर लोड कर दें। तो ये आप कदापि नहीं कर सकते हैं, आपको ये अधिकार नहीं है। उसकी निजता का अधिकार का भंग करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसी भी बातें होती है, उसकी गोपनीयता को आप भंग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा कोई नहीं करे, तो फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसलिए यहाँ पर ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। और नागरिक को अपने अधिकार पर अगर नियंत्रण लगाने की स्थिति होती है तो वह चौकस रहते हैं। विशेष करके कभी कभी आप देखते हैं, इधर कुछ हाल के दिनों में आया कि फोन टेपिंग का मामला हुआ। कुछ लोगों का फोन, सरकार फोन टेप कर रही थी, तो लोगों ने विरोध किया कि नहीं, ये तो जो निजी अधिकार है, निजता है, इसका उल्लंघन हो रहा है। तो फिर लेकिन ये उल्लंघन हो रहा है, सही है, लेकिन यहाँ पर तस्वीर का दूसरा अगर पहलू हम देखें तो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात अगर करें तो यहाँ पर हमें कुछ न कुछ समझौता करना पड़ता है। राष्ट्र नहीं तो इसके आड़ में आतंकवादी भी ऐसा करेंगे, राष्ट्रद्रोही भी ऐसा काम करेंगे, राष्ट्र के विरोध में ऐसा काम हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर इस पर प्रतिबंध लगाने की बात होती है और यहाँ पर नागरिक को अपने अधिकारों को छोड़ना भी पड़ता है। यही चीज चिट्ठी पढ़ने के संदर्भ में भी एक बार हुई थी कि आप किसी को चिट्ठी नहीं पढ़ सकते हैं, तो ये कानून हमारे पास नहीं हो सका। लेकिन उसमें था कि यदि आपको शक है तो वहां पर पढ़ सकते हैं। खैर, तो यहाँ पर आपको कोई किसी तरह का बर्ताव, बुरा बर्ताव करता है तो आपको जिस तरह की अच्छा नहीं लगता है, उसी तरह आप भी दूसरे के साथ नहीं करें। अधिकार के साथ साथ अपनी जिम्मेवारी का भी निर्वहन करें। आप ये जानते हैं कि आपको ये पुलिस गिरफ्तार करती है तो वारंट दिखाती है कि नहीं, आपके खिलाफ देखिए ये धारा लगी हुई है और आपको गिरफ्तार किया जाता है। तो यहाँ पर कभी कभी पुलिस जो है जो गिरफ्तार करती है उसको सच कबूल मानने के लिए यातना भी देती है। तो यह यातना कभी कभी लगता है कि गिरफ्तार लोगों को यदि ऐसा करती है तो ये पुलिस गलत करती है, ये आपका अधिकार है। तो वहीं जो गिरफ्तार लोग होते हैं उसे पुलिस को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष भी पेश करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि आपको बहुत सारे, ढेरों सारे स्वतंत्रता प्राप्त है, अधिकार प्राप्त है और इसको आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसी बातें होती है तो लोग विरोध करते हैं और अधिकार की बात यदि हम करते हैं तो हमें जिम्मेवारी की भी बात करनी पड़ेगी और अपनी जिम्मेवारी समझेंगे तभी सरकार भी निरंकुश होने से बचेगी और सबों का कल्याण होगा। व्यक्तिगत कल्याण होगा, सामूहिक कल्याण होगा, सार्वजनिक कल्याण होगा, सबों का कल्याण होगा
और आप यह नहीं मान सकते कि आप ही का अधिकार सर्वोच्च है। और आप यदि अपने अधिकार को बचाना चाहते हैं तो दूसरे के अधिकार को भी बचाना पड़ेगा। वह अगर दूसरे के घर में जहरीली आवाज आ रही है तो आपके घर में भी जहरीली आवाज आएगी। तो लोकतांत्रिक राष्ट्र विशेष तौर पर होने के कारण एक जो राय बन जाती है, व्यवस्था बन जाती है, तो उसका पालन होता है। और यदि कोई गलत प्रवृत्ति हो जाती है तो फिर उसका भी परिणाम भुगतना पड़ता है। इसलिए किसी के साथ गलत नहीं हो, आपके साथ गलत नहीं हो, तो इसके लिए किसी के साथ गलत नहीं हो, ऐसी भावना हमें रखनी होती है।